हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। हम इससे पहले कर चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसी फिजिक्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने किया है प्लेन मिरर के बारे में और स्पेरिकल मिरर में कनकेव, कन्वेक्स, वो सभी हमने किए हैं। तो वो जो आज न्यू आए हैं, जिन्होंने अभी ये नहीं देखे हैं, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं जो यूट्यूब चैनल पर हैं टायल एकेडमी के नाम से। क्लियर है? और उनको भी आप जाकर देखेंगे तभी आपको आगे सीरीज समझ में आ जाएगी और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, पूर्ण तैयारी कर सकते हैं टायल एकेडमी के साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखें, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा कंटेंट डालते हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। समझने के साथ साथ आप वीडियो को जब YouTube पे आ जाएगी तो आप उसको दोबारा देखकर पॉज कर सकते हैं और वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज लॉकडाउन का समय है तो सभी घर पे हैं, तो इस टाइम का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, टाइम गलत आया है, लेकिन इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को वेस्ट ना करें और कंटिन्यू काम करते रहें। क्लियर है? हम आपको हर रोज़ सभी टीचर्स टायल एकेडमी के आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्लियर है? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, समझते हैं इसके बारे में। जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसमें उसकी डायरेक्शन में एक विचलन होता है, मीडियम चेंज करता है। तो मीडियम कितने प्रकार के होते हैं वो समझते हैं। मीडियम हम इस चैप्टर के अनुसार दो टाइप से मानेंगे। एक कौन सा? विरल, और एक सघन, रेयर और डेंस। सॉरी, रेयर एंड डेंस, दो प्रकार के मीडियम होंगे। यहां पर कौन रेयर है, कौन डेंस है, कौन विरल है, कौन सघन है, वो कंपैरिजन होगा, न कि कोई फिक्स है कि ये रेयर ही है, ये डेंस है। जैसे अगर लाइट एयर से वाटर में जाती है तो एयर क्या है? रेयर है, विरल है। वाटर क्या है? डेंस है। लेकिन आगे चलकर यही लाइट वाटर से ग्लास में चली जाए, कांच के अंदर चली जाए, तो इस कंडीशन में ये डेंस हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में वाटर रेयर था, लेकिन सेकंड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में वाटर डेंस था, सघन था, लेकिन सेकंड पोजीशन में जैसे ही गया, दूसरे के साथ कंपैरिजन हुआ, तो वाटर यानी पानी क्या हो गया? रेयर हो गया, विरल हो गया। इसलिए दो कंपैरिजन किए जाते हैं कि किसी मीडियम के पार्टिकल कितने पास पास हैं। ज्यादा नजदीक हैं तो वो डेंस होगा, सघन होगा। अगर किसी के पार्टिकल दूर हैं, गैप है उनके बीच में, तो वो रेयर होगा। अब यहां पर क्या था? एयर क्या बनी? डेंस। लेकिन वैक्यूम से यदि लाइट आएगी तो एयर में आई, तो इसका मतलब यहां पर एयर क्या हो गई? डेंस, सघन हो जाएगी, वैक्यूम रेयर हो गया। इसलिए आप एक चीज को फिक्स ना माने कि रेयर और डेंस, लेकिन आपका पूरा चैप्टर इन्हीं चीजों पर चलेगा, रेयर और डेंस। या तो लाइट रेयर से डेंस में आएगी या डेंस से रेयर में जाएगी। क्लियर होगा? आगे समझते हैं इसको।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाला परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। वो समझते हैं थोड़ा सा कैसे। मान लीजिए ये दो मीडियम है, ये विरल रेयर और ये सघन डेंस, ये इनकी लाइन है जो इनको डिवाइड कर रही है। ये 90 डिग्री, अगर किसी दो मीडियमों के बीच में कोई लाइट रे सीधी आएगी तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। वो कैसी आए, वो तिरछी आए, थोड़ी सी मुड़ी हुई आए, 90 डिग्री पर नहीं आए। तो यदि प्रकाश यहां से आता है, ये मान लो यहां पर सूर्य है, यहां से प्रकाश आ रहा है, तो ये क्या हुआ, तिरछा आया। इस सीधी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। मतलब नॉर्मल से आने वाले, जो नॉर्मल पर आने वाली लाइट रे है उसका कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगी। उसी को नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल या अभिलंब कहा जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल क्या है, दो मीडियमों पर जो 90 डिग्री का एंगल है, सम सीधी लाइन है, उसको ही हम क्या कहेंगे, उसका नॉर्मल या अभिलंब कहेंगे। जैसे ये लाइट यहां आई तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जाती ऐसे, तो क्या होगा, इसमें कोई डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये डायरेक्शन चेंज होगी। जाना था इस लाइन पे और ये यहां पर जाना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल की तरफ भी हो सकती है, नॉर्मल से दूर हो सकती है। वो आगे इस चैप्टर में हम धीरे धीरे रूलों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक हमें समझ में आया कि अगर मीडियम चेंज होता है, पहले हम क्वेश्चन दिमाग में बिठाते भी हमारे इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है या क्या मेरे को चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आती है मेरे को। तो ये प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे कहाँ अब प्रकाश में अपवर्तन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कारण क्या है उसका, किस कारण से रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्यों हुआ, प्रकाश में क्या चेंज आया, कहां से प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो उसमें क्या चेंज होगा, सघन से विरल में जाएगा तो उसमें क्या चेंज होगा, क्या इफेक्ट आया, जनरल जिंदगी में हम क्या देखते हैं ऐसे इफेक्ट। ये सभी जो आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे, ये वीडियो उन सभी क्वेश्चन को हल कर देगी। तो देखते रहें, आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के कारण क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कारण देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कारण। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, सबसे पहले कंडीशन क्या हुई, मीडियम चेंज। माध्यम के गुण के आधार पर, मतलब उसकी क्वालिटी, वो डेंस है, रेयर है, दूर दूर है उसके पार्टिकल, गुण के आधार पर उनकी चाल में होने वाला परिवर्तन। देखो ध्यान से पढ़ना है, क्या होता है जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसमें चेंज हो जाता है। यहां चेंज कहा है, कम या ज्यादा की बात नहीं की है, क्योंकि डिपेंड करेगा वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, घट रहा है, वो आगे बात करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि माध्यम के गुण के आधार पर चाल में परिवर्तन हुआ, उसकी गति की दिशा में परिवर्तन, अर्थात अपवर्तन के कारण। मान लो वो प्रकाश नहीं चल पा रहा है तो क्या होगा, स्लो होगा, डायरेक्शन चेंज। वहां वो सघन माध्यम से आया, अचानक उसको विरल माध्यम मिला तो प्रकाश तेजी से चलेगा, क्योंकि विरल माध्यम है तो वहां उसमें चेंज आएगा। एक विरल माध्यम से आया, सघन माध्यम में आया तो उसमें क्या हुआ, उसमें चेंज आया। क्यों चेंज आया, क्योंकि उसको चलने में दिक्कत आएगी,
जैसे हम दौड़ रहे हैं, एयर है, दौड़ रहे हैं, हम उसमें आदत पड़ चुके या हमें आदत है दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या उसी स्पीड से हम पानी में दौड़ सकते हैं? चाहे हमारी कमर तक ही पानी हो, चाहे कितना भी पानी हो, क्या वो हमारी स्पीड को कम करेगा या नहीं करेगा? क्यों हुआ? क्योंकि हम दौड़ रहे हैं। पहले हम दौड़ रहे थे एयर में, हम ट्रेवल कर रहे थे, हम मोशन में थे। कहाँ पर? एयर में। हम अब आए वाटर में, तो वाटर क्या है? डेंस है, सघन है एयर से, इसलिए हमारी स्पीड टूटी या नहीं टूटी? इस बात को आप अपने दिमाग में रखें, जो आपको पता है। इसी से हमारा प्रकाश भी चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि जब प्रकाश एयर से वाटर में जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। जितना मीडियम डेंस होगा उतनी उसकी प्रकाश की स्पीड कम हो जाएगी। जितना डेंस होगा, आगे और डेंस हो गया और प्रकाश की स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह से प्रकाश की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? मीडियम के गुण पर, कि वो कितना डेंस है, कितना विरल है। ओके, क्लियर? और जो उसमें परिवर्तन आया उसकी स्पीड में, चलने में, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अपवर्तन के नियम क्या हैं, रूल क्या हैं, उनके बारे में हम समझते हैं, पढ़ेंगे। कारण समझ में आ गया होगा? क्या कारण हुआ? मीडियम के गुण बदल गए, वो रेयर था या डेंस था, उसके कारण उसकी गति में चेंज आया, उसके मोशन में चेंज आया, उसकी स्पीड में चेंज आया, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। उस वेलोसिटी चेंज को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहां देखें, जैसे हमने पहले भी समझा है, ये नॉर्मल है, अभिलंब, क्योंकि दो मीडियमों के, ये विरल मीडियम, ये सघन है, डेंस और रेयर। अब ये इसका नॉर्मल है, यहां से लाइट आएगी तो कोई चेंज नहीं होगा। ये आने वाली किरण आपतित किरण, मतलब इंसिडेंट रे, और ये उसका एंगल किसके साथ? नॉर्मल के साथ। ये इसका नॉर्मल के साथ एंगल बना हुआ है। अब इसको जाना तो चाहिए था यूं, लेकिन ये क्या हुई? मुड़ गई। अब आपको यहां क्या याद रखना है? यदि प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। आपतित कोण बड़ा है अपवर्तित कोण से। आपतित कोण बड़ा है अपवर्तित कोण से। क्लियर हुआ? तो ये कब हुआ? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा ही करेगा। मतलब ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। देख सकते हैं एंगल आई, आपतित कोण बड़ा है और परावर्तित कोण छोटा है। ये नियम आपको याद रखना है, ये ऑप्शन में दिखते ही आपको भर देना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें, कंडीशन बदल गई। क्या कंडीशन हुई? कंडीशन हो जाती है कि अब प्रकाश क्या हो रहा है? सघन माध्यम से विरल में आ रहा है। सभी वही चीज है, नॉर्मल। अब सघन से प्रकाश विरल में आया, तो ये देखो, ये हिस्सा और ये हिस्सा बड़ा है। तो यहां पर कंडीशन क्या हुई स्टूडेंट्स? यहां पर कंडीशन होती है एंगल आई लेस देन एंगल आर। आपतित कोण छोटा है परावर्तित कोण से। अभी आप समझे, नोट्स बनाने के लिए टाइम दूंगा, मिलेगा आपको टाइम, ऐसी बात नहीं है। पहले इस चीज को समझ लें, अपने माइंड में बिठाएं, फिर आगे बढ़े। अभी आप लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं कभी कि चल रहे चीज बना रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सर के साथ साथ चलेंगे, नहीं, टाइम मिलेगा, हम
दूसरे यूट्यूब्स या ऑनलाइन क्लासेस की तरह नहीं करते, चलते रहेंगे, बस बताते रहें, समझ में आ गया ठीक है आ गया, लेकिन आप नोट्स बना सकते हैं, हम ये आपको टाइम देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण क्या है? क्या उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन के? सूर्य से कुछ समय पहले तथा सूर्य अस्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। सूर्य अस्त के कुछ समय पहले सूर्य का प्रकाश नहीं आया, लेकिन सूर्य आकाश में एक छवि बना चुका होता है, या सूर्य अस्त हो जाता है, ना तो अंधेरा हुआ है लेकिन वहां से सूर्य जा चुका है, लेकिन फिर भी वो अक्ष पर दिखाई देना, आसमान में सूर्य की पोजीशन दिखाई देना, तो किसकी वजह से हो रही है? सूर्य के यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। द्रव में यानी लिक्विड के अंदर डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ना, मतलब पानी के अंदर अगर हम छड़ डुबो देते हैं और उस पानी में छड़ को देखते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, एक्चुअल में तो मुड़ी नहीं हुई। तो क्वेश्चन पूछता है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप घर पे देख कर सकते हैं, आप कांच का एक गिलास लें, उसमें पानी डालें और पेंसिल डाल दें, तो जितना हिस्से में पानी में डूबी हुई पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। क्लियर है? लेकिन बाहर निकालेंगे तो वो ऐसी है जैसी थी, वो मुड़ी हुई दिखाई दी, किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल से भरे हुए बर्तन की पेंदी, पेंदी क्या होती है? सतह बोल रहा है, सरफेस, नीचे वाला हिस्सा वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो किसकी वजह से दे रही है? प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं कैसे। मान लो ये हिस्सा, यहां पानी है, यहां कोई चीज रखी है, आप यहां से देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां से जो प्रकाश जाएगा तो उसके कारण क्या होगा? आपके एंगल चेंज होंगे, तो आपको कुछ यहां दिखाई देगी, थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तो किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्लियर होगा यहां तक? तो किसकी वजह से दिखाई दे रही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो उठी हुई अपनी जगह से दिखाई देती है। यहां पर मान लो क्वेश्चन आता है कि ये हिस्सा मछली, मछली पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पानी में एक फिश यानी मछली दिखाई दे रही है, आपको उस पर निशाना लगाना, तो कहाँ लगाएं? बिल्कुल उसके ऊपर लगाएं, या थोड़ा सा ऊपर लगाएं, या थोड़ा सा नीचे लगाएं। तो क्या कहेंगे? थोड़ा सा नीचे लगाएं। तभी अगर हमें मछली पकड़नी है हाथ से, तो भी हम जहां पर है वहां नहीं, उसका थोड़ा सा नीचे हाथ लगाएंगे तभी पता लगेगा। हम स्विमिंग पूल में जाते हैं नहाने के लिए, तो उसकी देखकर गहराई पता नहीं लगा सकते कि वो कितना गहरा है, इसलिए हमारे यहाँ कहावत भी है, पानी की गहराई देखकर पता नहीं लगाई जा सकती, उसमें उतरना पड़ेगा। तो पहले लोग नहीं जानते थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो इस तरह से वो जानते थे तो बताते थे। आज हम उन्हीं को जर्नल साइंस में पढ़ते हैं, सिर्फ उनके कारण जान देते वो किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जैसे आपने कविता सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सारा खेल इसकी वजह से होता है। आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार जो हैं उनमें कोई दिवाली की लड़ियों की तरह कुछ ऐसा लगा रखा है कि वो ऐसे काम करते रहे। वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर है, कभी विरल हो जाता है, कभी सघन हो जाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, पहले इसको समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या है, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाएगा। प्रकाश की चाल किसमें, हवा में, एयर में, या एक चीज और करें, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, उसको डिवाइड कर दें, प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, एयर भी हो सकती है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो आएगी, रेशो आएगी एक किस्म से, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पर्टिकुलर जो मीडियम यहां दिया होगा उसकी वैल्यू आएगी। जैसे देख लेते हैं एक छोटा सा उदाहरण, जैसे प्रकाश की चाल निर्वात में मानी जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें पता लग गया कि कांच यानी ग्लास की चाल कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये तो कैंसल, बच गया 3/2, उसको क्या कहेंगे, कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो ग्लास है उसके क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। जैसे एक और देख लें, वैक्यूम के अंदर प्रकाश की चाल वही है, और वाटर के अंदर ये है, ये कैंसल, अब बच गया ये। ठीक है, इसको हम 125 करके काट लें तो ये लगभग 1.33 के आसपास आ जाएगा। 1.322 ऐसे चलेगा, 0.33 कह सकते हैं। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं कि मैं क्या बता रहा हूं। तो अपवर्तनांक निकालना आ गया। क्या है अपवर्तनांक, जो वैक्यूम के अंदर प्रकाश की चाल है और मीडियम के अंदर प्रकाश की चाल है, उसकी रेशो है। क्लियर हो गया, उसकी रेशियो है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जब प्रकाश का अपवर्तनांक निर्वात से किसी, वही बात, माध्यम जैसे द्रव में हो तब उसका अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य वाले किरणों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होती हैं, वेव लेंथ। तो सबकी प्रकाश की अपनी अपनी वेव लेंथ होती है, तो वो उस पर डिपेंड करेगी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो उतारना चाहिए, उतार सकते हैं। कुछ जो अभी हमने पानी की बात की थी, जैसे कैसे निकला था, ठीक है, बर्फ का निकाल सकते हैं। वायु का लगभग एक ही माना जाता है, ज़्यादा वैक्यूम से एयर में आने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एग्जैक्ट जाता है, तो यहाँ तक वैसे जाता नहीं, इसलिए एक के बराबर ही माना जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हीरे का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2.42। अगर आपको ये हीरे का अपवर्तनांक दे रखा हो और आपसे पूछ लिया जाए, बताइए हीरे के अंदर प्रकाश की चाल कितनी है, तो आपने क्या करना है, 2.42 रखा। प्रकाश की चाल हमें पता है वैक्यूम में कितनी है,
और यहाँ पर हीरे को रख देंगे डायमंड। डायमंड की चाल निकल आएगी। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, डायमंड की के अंदर प्रकाश की चाल निकल आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे ग्लास के अंदर हमारी निकली थी 1.5, ये इधर क्या है, वैक्यूम के अंदर, वो बताएगा नहीं एग्जामिनर, वैक्यूम में तो आपको पता ही है। तो वो सिर्फ क्या कहेगा कि ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है 1.5 है। तो बताइए ग्लास के अंदर प्रकाश की स्पीड क्या है। तो इस तरह से आप ग्लास के अंदर उसकी स्पीड निकाल सकते, क्योंकि जैसे जी को इधर ले जाएंगे तो ये 1.5 2 से जाएगा, तो ये वही आ जाएगा 10⁸ क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, जब यहाँ पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी दे दिए जाते हैं। इसको एक बार उतारना चाहें उतारें। अगर अभी कोई YouTube पर अपलोड होने के बाद देख रहा है तो उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे, या वैसे चलती वीडियो में स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। मैं हट जाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या आया, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, समझते हैं इसको भी। हमने पता है कि 2 मीडियम होते हैं, एक विरल और एक सघन। हमें पता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसके में अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो आपतित कोण है वो छोटा होगा, किससे, अपवर्तित कोण से। जैसे ये यहां जाना जाकर ये यूं चली जाएगी, ये एंगल आई, और ये किरण गई है तो ये एंगल आर। कई बार क्या होता है, इसको और बढ़ाया गया, ये प्रकाश इस लाइन पर चलना स्टार्ट कर देगा और झुक जाएगा। ये देखा जाए तो क्या होगा, 90 डिग्री का बन गया। तो उस समय हम कहेंगे उस प्रकाश का क्रिटिकल एंगल कितना आ चुका है, 90 डिग्री का आ चुका है। कितना एंगल आ चुका है, 90 डिग्री। क्या मतलब है, प्रकाश अपवर्तित होकर नॉर्मल के साथ 90 डिग्री के एंगल पे आ जाए, दोनों मीडियमों के बीच में चलने लग जाए, विरल माध्यम में ना जाए, उसी को क्या बोलते हैं, उस प्रकाश का क्रिटिकल एंगल। तो आपतित कोण का क्रिटिकल एंगल कितना हुआ, आपतित कोण कितना हुआ, वो क्रिटिकल एंगल कितना बन गया उसके लिए, 90 डिग्री। मतलब आपतित कोण पर डिपेंड करेगा रिफ्रैक्शन का एंगल, तो वो अपवर्तन का जो कोण है, इसलिए कह सकते हैं इसने ये इतना एंगल लिया कि ये 90 डिग्री का बन जाता है। जैसे हीरा है, कहते हैं 24 डिग्री ही होता है उसके आसपास, वैसे 24 डिग्री ही माना जाता है। अगर वो 24 डिग्री पर चलना स्टार्ट कर देता है तो क्या होगा, उसका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस तरह से 90 डिग्री से ज्यादा पर वो घुमा देगा उसको। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ में आया कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतित कोण इतना होता है कि वो इतना झुका देता है कि नॉर्मल से कि 90 डिग्री पर आ जाए, उस 90 डिग्री के एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको नोट करने के लिए समझें। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यही बताया था, प्रवेश करती हैं तो उसके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। मतलब आपतन कोण का ऐसा मान आ गया कि उसने
अपवर्तन का कोण का मान 90 डिग्री कर दिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? लिखना चाहें लिखें, नोट करें एक बार, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ याद रखने हैं, जैसे पानी का आपतित कोण कितना होगा कि उसका क्रिटिकल एंगल बना देगा, वो कितना क्रिटिकल एंगल बना देगा, तो उसको ध्यान में रखना आपको। फ्लिंट कांच, क्राउन कांच, हीरा, देखो अभी बात करी थी हीरे की, तो हीरे के लिए आपको ये याद रखना है। ओके, एक बार नोट करें, ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, इसलिए इनको याद करें, लिखें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब इसको समझते हैं पहले क्या है। ये क्रिटिकल एंगल पर ही बेस्ड है। जैसे दो मीडियम हैं, ये आपतित कोण इतना हुआ, किसने, परावर्तित कोण ये कर दिया, ये कोण और बढ़ा दिया गया, एंगल इसका और बढ़ा दिया गया इस प्रकाश का, तो ये प्रकाश सघन माध्यम में ही वापसी आ जाता है, विरल मीडियम में जाता ही नहीं है, वापसी आ गया। उसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब आपतित कोण का मान क्रिटिकल एंगल के मान से बढ़ जाए, उसका और एंगल बढ़ा दे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये आपतित कोण था पहले वाला, तो ये यहां पर प्रकाश इधर चल रहा था, अब और बढ़ा दिया गया, इतना एंगल बढ़ गया, पहले ये यहां था तो अब ये इतना और बढ़ गया, तो इतना चेंज कर दिया इसने, तो ये क्या हो गया, ये प्रकाश यूं आ गया, सघन माध्यम में ही वापसी हो गया। पहले परावर्तित किरण थी, अब ये परावर्तित यहां होगी। इसका मतलब क्या हुआ, परावर्तन नहीं हुआ, अब क्या शुरू हो गया, परावर्तन शुरू हो गया, रिफ्लेक्शन शुरू हो गया। यहां कोई ऐसा सरफेस तो था ही नहीं जो ट्रांसपेरेंट हो या पॉलिश सरफेस हो जो प्रकाश वापसी टकरा कर आ जाए, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, उसके बारे में समझते हैं। तो उसी को क्या बोलेंगे, इस घटना को ही हम क्या बोलेंगे, ठीक है। प्रकाश का गमन क्या होता है, सघन से विरल के माध्यम में होना जरूरी। शर्त क्या है, प्रकाश कहां से कहां जा रहा हो, सघन से विरल की ओर, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, डेंस टू रेयर। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, मतलब आपतित कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना हो जाए कि वो क्रिटिकल एंगल से जो बना रहा था उससे ज्यादा हो जाए, तभी वो हो पाएगा। दो रूल याद रखने आपने, नोट करना चाहिए, एक बार नोट करें।